गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे बच्चे वो था जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में हम कर रहे थे टाइप्स या मेथड्स ऑफ जीन क्लोनिंग, जो कि हम 2 टाइप से कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू और दूसरा पीसीआर के थ्रू। पीसीआर में तुम्हें लास्ट सेशन में करा चुकी हूँ, तो इस बार नहीं करवा रही हूँ। आज हम कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके कि कुछ स्टेप्स हैं कि किस टाइप से ये कंप्लीट होती है। जिसमें कि हमने फर्स्ट स्टेप करा था आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन, यानी फर्स्ट जो डिज़ायर्ड जीन को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको आइसोलेशन करते हैं और उस डिज़ायर्ड जीन को रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, जिसको कि हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, उनकी हेल्प से हम उनको कट करते हैं। इसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं इसके थर्ड पॉइंट की, मॉलिक्यूलर कैरियर्स वेक्टर और इंसर्टेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर्स, यानी जो हमने जीन डिज़ायर्ड जीन था उसको आइसोलेट या कट कर लिया है, अब हम उसको क्या करते हैं, उसको डिज़ायरेबल जीन को किसी वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिज़ायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करके उसे आइसोलेट करने के बाद उसकी क्लोनिंग करने के लिए उसे एक माइक्रो डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दिया जाता है। इस माइक्रो डीएनए को वेक्टर या क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। इसके की हेल्प से जो डिज़ायरेबल जीन के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। इसी को हम वेक्टर या क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। डिज़ायरेबल जीन या उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को वेक्टर डीएनए से जोड़ने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। अ वेक्टर इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज़ यूज्ड टू कैरी अ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, यानी एक वेक्टर क्या करता है, जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको फॉरेन डीएनए के साथ बाइंड कर देता है होस्ट सेल के अंदर। इट हैज़ एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल्स। क्या होता है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है और ये होस्ट सेल के अंदर अपने नंबर को इंक्रीज़ करता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेक्टर क्या है। वेक्टर एक डीएनए का एक मॉलिक्यूल होते हैं जिसके साथ हम किसी डिज़ायरेबल डीएनए सेगमेंट को जोड़कर उसके क्लोन तैयार कर लेते हैं। एक जो बेस्ट वेक्टर होता है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। द क्लोनिंग वेक्टर पॉसेस द फॉलोइंग फीचर्स। अ क्लोनिंग वेक्टर शुड पॉसेस ऑन द ऑरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन सो दैट इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। की जो ये जो मॉलिक्यूलर डीएनए का पार्ट है इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए। ये क्या होते हैं, इजीली आइसोलेट हो जाने चाहिए और साथ में ही इनका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए, जिसके कारण ये दूसरी सेल के अंदर इजीली इंसर्ट किए जा सकें टारगेट सेल के अंदर। इट शुड हैव selected markers with an antibiotic resistance genes that facilitated screening of the recombinant organism। कि इसके अंदर क्या होते हैं, सूटेबल मार्कर जीन्स होनी चाहिए जहाँ से इसको कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया जा सके। इट शुड बी स्मॉल, ठीक है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंसर्टिंग अ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये लार्ज सेगमेंट्स के डीएनए को भी इंसर्ट कर सके और इसी इन कैरेक्टर्स के बेस पर ही ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं जहाँ से कि किसी भी डीएनए के क्लोनिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। फर्स्ट इज़ प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं, जो बैक्टीरियल सेल में ना जो मेन क्रोमोसोम के अलावा मिलने वाले स्पाइरल, सर्कुलर या सुपर कॉइल्ड नेचर की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मिड। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका नॉर्मल या मेन क्रोमोसोम है। मेन क्रोमोसोम के अलावा इस सेल के अंदर किसी भी, या तो ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती हैं, लीनर शेप के हो सकते हैं, इस टाइप की जो और टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। These were the first vector used in gene cloning। कि प्लाज्मिड वो है जिसे कि जीन क्लोनिंग में फर्स्ट वेक्टर की फॉर्म में यूज़ किया गया था। दीज आर फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। दीज आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स। दे हैव अ हाई कॉपी नंबर एंड पॉसेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। यानी ये सारे कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं जो कि लास्ट में हम पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए।
दे एनकोडेड प्रोटीन विच आर नेसेसरी फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन, यानी ये कि प्रोटीन को एनकोड करते हैं जिससे कि ये रेप्लिकेशन की पावर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्या होते हैं, ये प्लाज्मिड जो मेन क्रोमोसोम के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं और इस टाइप से एपिसोम्स बना लेते हैं। एपिसोम्स क्या होते हैं, एपिसोम्स वो पार्ट होता है जो कि मेन क्रोमोसोम और प्लाज्मिड के मिलने से बनते हैं, और एपिसोम्स वो साइट्स होती हैं जो कि बाइंडिंग सीट्स के नाम से भी जानती हैं। ये होस्ट को बाइंड करने का काम भी करती हैं। और ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं इनका मेनली साइज़ कितना 1.5 किलोबाइट से 1500 किलोबाइट के बराबर होता है। दे हैव 3 जीन्स टू मैनी थाउजेंड जीन, इनके अंदर 3 जीन से लेकर बहुत कई हज़ार जीन्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात कर सकते हैं इंसर्टेशन ऑफ डीएनए इनटू द प्लाज्मिड। अब क्या होता है कि जो डीएनए के अंदर प्लाज्मिड डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं। सर्कुलर डीएनए ऑफ प्लाज्मिड रेस्ट्रिक्ट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड कन्वर्ट इनटू द लीनर डीएनए अप्रॉक्स 5 to 10 किलोबाइट लॉन्ग। फॉर एग्जांपल डायग्रामेटिक वे में हम समझते हैं कि ये एक सर्कुलर ई कोलाई का प्लाज्मिड वेक्टर है। इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर देता है, डिज़ायरेबल पार्ट से कट कर देता है। सेम एक फॉरेन डीएनए को लेते हैं। अब ये फॉरेन डीएनए के अंदर भी कौन सा मार्कर एंजाइम काम कर रहा है, ई कोलाई आ रहा है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है, इस फॉरेन डीएनए को इसके टूटे हुए पार्ट पर जाकर इंसर्ट कर देता है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री एंड एक दूसरे के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं। और जैसे ही ये वाला फॉरेन डीएनए इसके अंदर आता है, इसका साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर इसका साइज़ स्मॉल था, लेकिन जब इसका कुछ पार्ट कट गया, उस कुछ पार्ट की जगह बहुत बड़ा फॉरेन डीएनए का जो सेगमेंट होता है वो आकर जुड़ जाता है, जिससे कि इस प्लाज्मिड का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जुड़ेंगे कहाँ पर ही, अपने कॉम्प्लीमेंट्री रिकॉम्बिनेशंस इनके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स, यानी प्लाज्मिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लाज्मिड्स आर 2 टाइप्स, यानी जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बेस पर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, कॉन्जुगेटिव या इन्फेक्शियस प्लाज्मिड। दिस टाइप ऑफ प्लाज्मिड ट्रांसफर वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन। कि जो ये बैक्टीरियल सेल्स होती हैं एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कॉन्जुगेशन की हेल्प से। और इनके अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और मोबाइलेशन सीट्स होती हैं और ऑन द दैट प्लाज्मिड एंड दीज सीट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड। और ये ट्रांसफॉर्मेशन और मोबिलाइजेशन सीट ही होती हैं जो कि इन प्लाज्मिड्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कॉन्जुगेटिव के अंदर वो कौन सी सीट्स होती हैं जहाँ से कि इनका ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन और मोबिलाइजेशन सीट होती हैं जहाँ से कि इनका ट्रांसफ़र होता है। They are mainly present in gram negative and sometime present in a gram positive bacteria। ये हमेशा gram positive और gram negative bacteria के अंदर present होंगी। For example F plasmid, R plasmid and some col plasmid। दूसरा आता है नॉन कॉन्जुगेटिव या नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड। दीज टाइप ऑफ प्लाज्मिड आर नॉट ट्रांसफ़र टू वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर, कि एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ये ट्रांसफ़र नहीं हो जाएंगी, बट दे ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। पर इनका ट्रांसफ़र किसकी हेल्प से होता है, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स की हेल्प से या फिर बैक्टीरियोफेज की हेल्प से ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आर प्लाज्मिड एंड मैनी कोल प्लाज्मिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी वो जो क्या क्या काम करते हैं उनके बेस पर इन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, फर्टिलिटी प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर। Fertility plasmid carry only transfer genes. They have no characteristic behind the ability to promote conjugate transfer of plasmid. They are present in the donor bacterial male bacteria and they transfer into the female bacteria. इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी प्रेजेंस क्या होती है, फीमेल बैक्टीरियल सेल्स या मेल सेल्स में होती है तथा ये क्या करते हैं कि जो मेल बैक्टीरियल सेल्स या जिनको कि एक्सेप्टर कहते हैं कॉन्जुगेशन से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन एफ प्लाज्मिड्स की जो डिस्कवरी थी सबसे पहले लैडरबर्ग ने 1952 में की थी। इसके बाद आता है आर प्लाज्मिड या इसको ड्रग रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं।
यह रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कैरी जीन्स कन्फर्मिंग ऑन द होस्ट बैक्टीरियम रेजिस्टेंस इज वन और मोर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स such as chloramphenicol, ampicillin and mercury are plasmid are very important in the clinical microbiology as spread through natural propagation can have perform consequence in the treatment of bacterial infections. ये क्या होता है, ये फर्स्ट कंपोनेंट के साथ लीनर रूप से अटैच्ड रहते हैं. ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक को डिटरमाइन करते हैं, इसीलिए इनका यूज़ किसके अंदर करते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस का वो पता करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल RP4 विच इज़ कॉमनली फाउंड इन द स्यूडोमोनास बट ऑल्सो अकर्स इन मैनी अदर बैक्टीरिया. कॉल प्लाज्मिड also known as the colchicine factor. This plasmid discovery by Frederick in 1953. It is a non-conjugative plasmid. It is not transferred in one bacterial cell to another bacterial cell in absence of F factor. Col plasmid code for calling proteins that kills other bacteria. कॉल प्लाज्मिड्स क्या होती हैं, इसकी जो डिस्कवरी थी सबसे पहले 1953 में फ्रेडरिक ने की थी. ये प्लाज्मिड नॉन कॉन्जुगेटिव होते हैं. ये एफ फैक्टर के एब्सेंस में एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में नहीं जा सकते. इस प्लाज्मिड में कॉल्सिसिन का प्रोडक्शन करने वाले जीन्स पाए जा सकते हैं. कॉलिसिन क्या है, एक प्रोटीन सब्सटेंस है जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया के प्रति सेंसिटिव होता है और ई कोलाई बैक्टीरिया को मार देता है. ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मिड इन द सेल ऑफ होस्ट सेल में नंबर्स के बेस पर भी प्लाज्मिड्स को डिवाइड किया गया है. लो नंबर, मॉडरेट कॉपी नंबर और हाई कॉपी नंबर. लो कॉपी नंबर पर सेल हैव 1 to 4 कॉपीज़. मॉडरेट में पर सेल हैव 10 to 100 कॉपीज़ एंड हाई कॉपी नंबर में पर सेल हैव हाई कॉपी प्लस मोर देन 100 कॉपीज़. इसके बेस पर इसको डिवाइड किया गया. इसके अलावा डिग्रेटिव प्रोटीन्स, वायरुलेंस प्लाज्मिड, क्रिप्टिक प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स और मेटाबॉलिक प्लाज्मिड और सुसाइडल प्लाज्मिड्स में इनको डिवाइड किया गया है. डिग्रेटिव प्लाज्मिड्स में क्या होता है, डिग्रेटिव प्लाज्मिड्स अलाउ द होस्ट बैक्टीरियम टू मेटाबोलाइज अनयूजुअल मॉलिक्यूल सच एज टॉलरेंस एंड सैलिसिलिक एसिड. कि ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स को अलाउड करते हैं जिनके अंदर की मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती हैं उनके साथ आगे होस्ट सेल के साथ जुड़ने के लिए. वायरुलेंस प्लाज्मिड कन्फर्म पैथोजेनेसिटी ऑन द होस्ट बैक्टीरियम. पैथोजेनेसिटी क्या होती है, किसी भी पैथोजेंस का किसी होस्ट सेल के ऊपर इन्फेक्ट कर देना या उसको उस DNA के पार्ट को इन्फेक्टेड करना. तो ये प्लाज्मिड्स क्या कहते हैं, पहले श्योर करते हैं कि उस DNA के अंदर किसी टाइप का ऐसा पैथोजेनिक पार्ट ना हो. अगर पैथोजेनिक पार्ट होता है तो उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से ये पहले ही कट कर देते हैं. क्रिप्टिक प्लाज्मिड हैविंग नो अपरेंट फंक्शनल जीन्स आर कॉल्ड क्रिप्टिक प्लाज्मिड. जिसके अंदर की कोई फंक्शनल जीन ही प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टिक प्लाज्मिड कहते हैं. रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दैट हैव बीन entered into the laboratory and introduced into the bacteria for gene cloning and product synthesis की जिनको कि हम लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स. मेटाबॉलिक प्लाज्मिड एनहेंस मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स के नाम से कहते हैं. सुसाइड प्लाज्मिड्स फेल टू रेप्लिकेट व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ओके.